यूट्यूब चैनल स्टडी डॉग। आज हम देखेंगे अरिहंत एनसीईआरटी नोट्स के एक और चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। इससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क्स का पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास। ठीक है, ये आपको देखिए, आपको कैसे जो भी ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे अगर, तो ये क्लास 8 की धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का चैप्टर से लिया गया है इसमें नोट्स। और ओल्ड एनसीईआरटी जो आप क्लास 12 की जो सबको ही रिकमेंड करता है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, उसके चैप्टर 4 है प्रशासनिक संगठन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। उस दोनों चैप्टर को मिला के जितने भी आपके शिक्षा और प्रेस के बारे में दिया हुआ है सबका एक कंपाइलेशन दिया हुआ है, ताकि एक जगह आपको अगर एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो ये आपका कम टाइम में रिवीजन करेगा। अगर नहीं पढ़े और एग्ज़ाम नज़दीक है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके पास बुक तो नहीं होंगे, अगर जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रेस का विकास। प्रेस वह प्रमुख साधन था जिसके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं तथा आधुनिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विचारों का प्रचार किया और एक अखिल भारतीय चेतना जागृत की। ठीक है, इसी प्रेस के माध्यम से क्या किए थे, जितने भी राष्ट्रवादी आपके जो थे क्रांति राष्ट्रवादी देशभक्त, वो उन्होंने क्या किया कि अपने विचारों को पहुंचाया लोगों तक, अपना कि लोगों को अवेयरनेस फैलाया कि क्या हो रहा है इंडिया में। ठीक है, भारत में क्या हो रहा है वो फैलाया। भारत में प्रेस का विकास 19वीं सदी के आरंभिक वर्ष में आरंभ हुआ। इसने जनमानस में एक नई चेतना उत्पन्न की। भारत के संदर्भ में प्रेस के विकास में विदेशियों एवं भारतीयों के प्रयास निम्न हैं। तो कौन कौन से विदेशियों ने कौन कौन से क्या क्या किया प्रेस के लिए वो देखते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि आपका प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किसने किया था इंडिया में, तो पुर्तगालियों ने। 1557 में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लाया गया था। सेकंड क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, इसलिए एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुंबई में 1684 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा 1557 में गोवा में और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुंबई में 1684 में। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में मुंबई में विलियम बोस के प्रयासों से हुआ। देखिए, एक ही मतलब एक पैरा में ही आपका कितने क्वेश्चंस बन गए इससे। ठीक है ना, तो आधुनिक प्रेस का आरंभ 1766 में मुंबई में विलियम बोस के प्रयासों से हुआ था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत कहा जाता है। हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, बंगाल गजट एक न्यूज़पेपर आता था, उस कौन शुरू किया था 1780 में, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था जिसकी स्थापना 1780 में हुई थी। भारतीयों के प्रयास। अब भारतीय क्या क्या किए प्रयास के लिए वो देखते हैं। शिक्षित भारतीयों ने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि जनमत को शिक्षित करने तथा आंदोलन एवं निंदा के द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ठीक है, जल्दी क्या हो गया कि जितने भी जो पढ़े लिखे भारतीय थे उस टाइम के, उनको एहसास हो गया कि सबसे अच्छा मीडियम है अभी न्यूज़पेपर ही है, जिससे हम लोग सरकार की निंदा कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और उनके नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। समाचार पत्र आरंभ करने और उन्हें एक सक्षम राजनीतिक साधन बनाने में राजा राममोहन रॉय, विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानादे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट नेम है और इनसे जुड़े हुए जितने भी पत्रिकाएं हैं पत्रिकाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राजा राममोहन राय ने 2 पत्र लिखे थे। कौन सा? बंगला में संवाद कॉमेडी, बंगला में क्या लिखे थे, संवाद कॉमेडी, तथा फारसी में मिरातुर अखबार का प्रकाशन किया था। ठीक है, फारसी में कौन सा अखबार का प्रकाशन किया था, मिरातुर अखबार। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजा राममोहन राय कौन कौन से भाषा के ज्ञानी थे। ठीक है, उनको कौन कौन सा भाषा आता था। ऑप्शन में आपके संस्कृत, फारसी, इंग्लिश,
ये सारे दिए रहते हैं। तो आप उनको संस्कृत भी आती थी, उनको हिंदी भी आती थी, उनको बंगला भी आती थी, उनको फारसी भी आती थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इनका उद्देश्य समाज सुधार के विचारों को प्रसार करना था। क्रिस्टोफर दास पॉल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्रिस्टोफर दास पॉल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, ठीक है। पॉल ने हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। पॉल ने क्या चीज़ किया था? हिंदू पैट्रियट एक समाचार पत्र आता था, उसका प्रकाशन क्रिस्टोफर दास ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने रस्ट गुफ्तार नामक पत्र का संपादन किया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड है। 1890 ईस्वी में बम्बई से इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया, ठीक है। इंडियन सोशल रिफॉर्मर मतलब सुधारक, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक अंग्रेजी दैनिक पत्रों की स्थापना हुई, जिसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, देखिए ध्यान रखिए 1861 में ही टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी। द पायनियर 1865, द स्टेट्समैन 1875 आदि प्रमुख हैं। ये पत्र ब्रिटिश सरकार की नीतियों के समर्थक थे, ठीक है। ये विरोधी नहीं थे, ये समर्थक थे, जितने भी अंग्रेजी थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल में स्थापित अमृत बाजार पत्रिका 1868 तथा मद्रास में स्थापित द हिंदू 1878 भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे, ठीक है। अगर आपने पत्रिकाएं अभी तक आपने लूसेंट वगैरह से पढ़ लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अमृत बाजार पत्रिका के ये कौन थे, संपादक कौन थे, ठीक है। ये कौन प्रकाशित करता था अमृत बाजार पत्रिका? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका और लूसेंट में तो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अमृत बाजार पत्रिका कौन संपादित करता था। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ साथ भारतीय प्रेस का भी विकास हुआ। इसने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित मराठी पाक्षिक पत्र था। पाक्षिक मतलब पाक्षिक मीन्स 5 मंथ में आपका एक बार आता था, ठीक है। पत्र केसरी एक ऐसा ही पत्र था, ठीक है। तो ये जो आपका मराठी भाषा में केसरी लिखे थे जो तिलक, उसमें राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में बहुत भूमिका निभाई। भारत में हिंदी एवं अंग्रेजी के आरंभिक समाचार पत्र, अब हिंदी और इंग्लिश में कौन कौन सा न्यूज़पेपर छपा था स्टार्टिंग में, वो उसके बारे में देखते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन 29 जनवरी 1780 के जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा हुआ था। यह द बंगाल गजट समाचार पत्र था। इसे कोलकाता जनरल गजट तथा हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बंगाल गजट जो था आपका, इसको कोलकाता जनरल गजट क्योंकि वहाँ से ही प्रकाशित होता था, और हिक्की गजट के भी कहते थे। 1811 में कोलकाता क्रॉनिकल का प्रकाशन J.S. बंकिंगम ने किया था, ठीक है। हिंदी भाषा में उदंड मादंड नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। हिंदी भाषा में एक कौन सा अखबार था? उदंड मादंड नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित कोलकाता से किया गया था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसके प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने आरंभ किया था। कौन किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। अब प्रेस जब ऑफकोर्स आप सरकार के विरुद्ध अब जब छापने लगेगा तो आपके बैन तो लगेगा ही आपके न्यूज़पेपर पे। तो देखते हैं क्या क्या हुआ था। भारतीय प्रेस पर सेंसर लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर अनेक कानून बनाए थे। 20वीं सदी में जब राष्ट्रवादी प्रेस और भी शक्तिशाली हुआ तो प्रेस का स्वतंत्रता और भी कम कर दी गई। भारतीय समाचार पत्रों पर आरोपित कुछ प्रतिबंध निम्न हैं। कौन कौन से आरोपित किए गए? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था, लगाए गए थे 1878 में। समाचार पत्र अधिनियम 1908, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1920, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्ति अधिनियम 1931। 1835 ईस्वी में चार्ल्स मेडकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया, ठीक है। जो भी बैन लगा था न्यूज़पेपर पे वो कौन हटाया? चार्ल्स मेडकॉफ। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। राष्ट्रवादी धीरे धीरे
प्रेस का उपयोग जनता में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने तथा सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों की कड़ी आलोचना करने के लिए शुरू कर दिए। अतः ब्रिटिश अधिकारी भारतीय प्रेस के विरोधी हो गए थे। 1878 ईस्वी में निर्मित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आज़ादी पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। जो भारतीय भाषा में छपते थे ना, जैसे बंगाली में छप रहा है, मराठी में छप रहा है, हिंदी में छप रहा है, ये सब पे क्या कर दिए थे, बैन लगा दिया गया था। इस कानून का कौन सा एक्ट के तहत? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, जिसके फलस्वरूप 1882 में इस कानून को समाप्त इस कानून का भारतीय द्वारा कड़ा विरोध किया गया, जिसके फलस्वरूप 1882 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। वर्ष 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के पश्चात वर्ष 1908 एवं 1910 में पुनः कड़े प्रेस कानून बनाए गए थे। तो जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, उसके बाद और उसके पश्चात वर्ष 1908 और 1910 में फिर से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तीव्र आलोचना होने लगा सरकार का, तो फिर से कानून बना दिया गया। शिक्षा का विकास अब देखते हैं। प्रेस के बाद भारत में आधुनिक शिक्षा अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई, किंतु इस कार्य में ईसाई मिशनरियों एवं प्रबुद्ध भारतीयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर्वप्रथम ईसाई मिशनरी जो आते थे आपके बाहर से यहाँ पे प्रचार करने के लिए, अपना ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, उन्होंने भी कुछ हद तक अपना भूमिका निभाया है शिक्षा के विकास में। सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने शिक्षा के प्रसार की दिशा में कार्य करते हुए 1781 ईस्वी में मुस्लिम कानून और संबंध विषयों के अध्ययन और अध्यापन के लिए कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। ठीक है। तो कलकत्ता में मदरसा पहला जो स्थापित हुआ था वो कौन किया था? वॉरेन हेस्टिंग किए थे 1781 में। ठीक है, बंगाल में। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ने भारत के प्राचीन तथा मध्यकालीन अतीत, उसके इतिहास, भाषाएं, साहित्य, दर्शन, कला, विज्ञान तथा कानून के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। ठीक है। तो पहला तो मुस्लिम के लिए कदम उठाया गया। क्या किया गया कि कोलकाता मदरसा की स्थापना की गई वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में, याद रखिएगा। सेकेंड, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। शिक्षा के विकास की दिशा में कार्य करते हुए सर जोनाथन डंकन ने 1791 में द हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कौन? जोनाथन डंकन 1791 में। ठीक है। कोलकाता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज, इन दोनों ही संस्थानों की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि कंपनी के अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सकें। तो देखिए, कोलकाता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज तो स्थापित कर दिया, लेकिन क्यों स्थापित किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा? और ये किया कि जिससे जो आपका यहाँ पे कंपनी जो अपना अदालत बनाया था उसमें कार्य करने के लिए कुछ आपके ऑफकोर्स अदालत में, कोर्ट में काम करने के कुछ पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी। अब वो कहाँ से आते? तो वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे क्या किया कि एक मुस्लिमों के लिए मदरसा और हिंदुओं के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज स्थापित कर दिया। ठीक है, ताकि कुछ भारतीय मिल सके जो यहाँ पे हम लोग को कम सैलरी में काम करवाए जा सकें। शिक्षा के विकास में 1813 के चार्टर एक्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी को शिक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च हेतु 1 लाख मंजूर किए गए। तो पहला बार जो ये डिसाइड किया गया कि शिक्षा पर हम लोग खर्च करेंगे, कुछ जैसे बजट में भी डिसाइड किया रहा था कि इतना शिक्षा पे खर्च करेंगे, इतना सेना पे, तो उसी तरह से 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार ये हुआ कि शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए को मंजूर किया गया। लेकिन ये कभी पास हुआ ही नहीं, कभी मिला ही नहीं पैसा भारतीयों को। ठीक है, ये बस मंजूर किया गया लेकिन कभी ये फाइनल हुआ ही नहीं। पाश्चात्य प्राच्य भाषा विवाद। यह विवाद 1813 के चार्टर के पश्चात उत्पन्न हुआ। इस विवाद का कारण था निम्न बिंदुओं। चार्टर एक्ट में दिए गए निर्देश के अनुसार ब्रिटिश कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्वरूप क्या हो। अब इसके बाद जो विवाद उत्पन्न हुआ, पाश्चात्य प्राच्य भाषा मतलब जो वेस्टर्न जो आपका एजुकेशन था, वेस्टर्न लैंग्वेज एजुकेशन था,
उस पर विवाद हुआ कि कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा जो शासित भारतीय क्षेत्र है, जितने पे भी जिस भी क्षेत्र पे, जैसे बिहार, बंगाल, ये सब एरिया जो आपका ब्रिटिश के कब्जे में था, यहाँ पे भारतीय क्षेत्र में शिक्षा का स्वरूप क्या हो, कैसा एजुकेशन दिया जाए, हिंदी मीडियम में दिया जाए, इंग्लिश मीडियम में दिया जाए, या उनके जो क्षेत्रीय भाषा है उन पे दिया जाए, ये हो विवाद उत्पन्न हुआ। शिक्षा के विकास के लिए किस भाषा का प्रयोग हो, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा। इन दोनों प्रश्नों पर दो वर्ग बने, जिन्हें प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी कहा गया। पाश्चात्यवादी का नेता मैकाले था, ठीक है। जो वेस्टर्नाइजेशन एजुकेशन का था, उसका नेता कौन था, मैकाले। प्राच्य शिक्षा के समर्थक H.T. प्रिंसेप थे। प्राच्य शिक्षा के समर्थक कौन थे, H.T. प्रिंसेप, H.H. विल्सन, तथा पाश्चात्य जो वेस्टर्न एजुकेशन के शिक्षक थे, समर्थक थे, मुनरो थे, एल्फिंस्टन थे तथा मैकाले थे, ठीक है। मैकाले आप जानते हैं ना, अंग्रेजी शिक्षा का वही जन्मदाता कहा जाता है। मैकाले ने अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान की शिक्षा की वकालत की, ठीक है। मैकाले का कहना था कि भाई हम तो शिक्षा अगर देंगे तो इंग्लिश में ही देंगे, क्योंकि वो क्या उसका क्या मानना था मैकाले का, कि जो हमारी भाषा है, जो हमारी ज्ञान है, वो पूरा अंग्रेज़ों की जो पूरी लाइब्रेरी है उसकी एक बुक के बराबर भी नहीं है, ऐसा वो उसका मानना था। मैकाले ने अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान की शिक्षा की वकालत की, जबकि प्राच्य शिक्षा के कुछ समर्थक संस्कृत, फारसी और अरबी की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के पक्ष में थे। कुछ स्थानीय भाषाओं में आधुनिक ज्ञान की शिक्षा देने के समर्थक थे। यह विवाद 1835 ईस्वी में समाप्त हुआ, जब सरकार ने अंततः अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों का साथ दिया और स्पष्ट किया कि भविष्य में सारा धन भारतीय जनता को अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने में उपयोग में लाया जाए। लॉर्ड मैकाले उस समय गवर्नर जनरल की काउंसिल का विधि सदस्य था, ठीक है। मैकाले उस समय क्या था, विधि सदस्य था गवर्नर जनरल की काउंसिल का। ने अपने एक प्रसिद्ध आलोक पत्र में ये तर्क दिया, जिसको मैकाले का माइन्यूट कहते हैं, मिनट कहते हैं, जो माइन्यूट बोलिए या मिनट बोलिए। ये तर्क दिया कि भारतीय भाषा इतनी विकसित नहीं है कि इसका उद्देश्य पूरा कर सके और प्राच्य विद्या यूरोपीय विद्या से बिल्कुल निकृष्ट है, ठीक है। इसने अपने ये तर्क दिया मैकाले क्या, कि भारतीय भाषा इतना मतलब कैपेबल ही नहीं है कि उद्देश्य को पूरा कर सका। हमारा जो उद्देश्य है कि हमें एक शिक्षित भारतीय चाहिए कुछ अपने कामों के लिए, तो वो आपका यहाँ का भाषा नहीं कर सकता। भारत सरकार ने 1835 ईस्वी के निर्णय पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए स्कूल और कॉलेजों में अंग्रेज़ों की शिक्षा का माध्यम बना दिया। तो ये कब बनाया, 1835 के निर्णय पे किया गया। भारत सरकार ने 1835 ईस्वी में निर्णय लिया कि स्कूल और कॉलेज में जो भी होगा उसका अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। शिक्षा का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, जिसको डाउनवर्ड थ्योरी कहते हैं, ठीक है। इसको बहुत हिंदी में लिखा हुआ है, इसको डाउनवर्ड थ्योरी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि अत्यल्प थी, मतलब बहुत कम थी, जितना भी खर्च करना चाहिए उससे बहुत कम थी। इससे बहुत कम लोगों को शिक्षित किया जा सकता था। यह सुनिश्चित किया गया कि इस राशि को उच्च और मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने पर खर्च किया गया। देखिए, अंग्रेज़ों का क्या था ना इंटेंशन, कि जो भारतीय है उच्च वर्ग के और कुछ मध्यम वर्ग के, उसमें से चुनिंदा लोगों को ही भाई हम लिमिटेड लोगों को ही हम शिक्षित करें, वो भी अपने कार्य के लिए। उन लोगों को पूरे भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था, उन लोगों को बस कुछ लिमिटेड लोगों को ही शिक्षित करना था। इसलिए बहुत कम से कम राशि वो लोग दिए और उसमें भी उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों को ही, सिलेक्टेड लोगों को शिक्षित करने पे वो खर्च करने चाहते थे। उस शिक्षित लोगों से यह आशा थी कि वे जन साधारण को शिक्षित करने का कार्य करेंगे, ठीक है। और फिर ये क्या किया गया कि जो शिक्षित लोग बने उनसे क्या किया गया कि जो जन साधारण लोग हैं, नॉर्मल पीपल है जो, उनको क्या किया गया कि उनको शिक्षित करने का वो कार्य करेंगे। इस प्रकार शिक्षा और आधुनिक विचार उच्च वर्गों से निकलकर निम्न वर्ग के लोगों को प्राप्त होंगे। तो हम मतलब उनका काम था कि हम भाई ऊपर वाले लोगों को हम पढ़ा देते हैं, बाकी अब वो अपना करते रहेंगे, ठीक है। इसी को शिक्षा का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहा गया। शिक्षा के अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की नीति ब्रिटिश शासन के अंत तक चली, परंतु इसे सरकारी रूप से 1854 में समाप्त कर दिया गया।
अब 1854 का वो डिस्पैच देखते हैं। 1854 में सरकार ने प्राथमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने की घोषणा की। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक का बात कहा गया। आधुनिक भारत में यह शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यह घोषणा जो वुड डिस्पैच के नाम से जानी जाती है 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात यह विस्तार पूर्वक तैयार की गई थी। इन घोषणा के अंतर्गत प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना, ठीक है, और 1857 ईस्वी में कोलकाता, बम्बई, मद्रास में संबंधकारी एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, जो वुड डिस्पैच था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 1857 में कोलकाता, बम्बई और मद्रास में संबंधकारी यानी जिसको एफिलेटिंग बोलते हैं ना, CBSE से एफिलेटेड है स्कूल, तो एफिलेटिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वुड योजना में सरकार स्कूली स्तर पर अंग्रेजों के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को भी शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जबकि कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहा। ठीक है, तो वुड योजना में क्या किया गया कि स्कूल लेवल पे जितना भी शिक्षा दिया गया उसको स्थानीय भाषा में दिया गया अंग्रेजी के साथ साथ, और कॉलेज में क्या गया हायर एजुकेशन में कि अंग्रेजी मीडियम बनाया गया। गैर सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों के लिए सरकारी अनुदान की व्यवस्था की गई। कुछ ग्रांट, जैसे बोलते हैं ना कि इतने ग्रांट दिए आपको, तो कुछ अनुदान की व्यवस्था की गई। तथा इंडियन एजुकेशन सर्विस IES नामक एक नई सेवा अस्तित्व में आई। यह सेवा संपूर्ण देश में सरकारी संस्थानों के लिए एक अध्यापक का चुनाव करती थी। ठीक है, इंडियन एजुकेशन सर्विस क्या करती थी कि संपूर्ण देश में सरकारी संस्थानों के लिए एक अध्यापक, टीचर का चुनाव करती थी। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की कमजोरी। परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे सरकारी समर्थन के अभाव तथा 1844 की सरकारी घोषणा के कारण समाप्त हो गई थी। समर्थन के अभाव में 1844 में सरकारी घोषणा के अभाव में समाप्त हो गई थी। 1844 ईस्वी में घोषणा के अनुसार रोजगार के लिए आवेदन करने वालों का अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो आपको अभी भी जॉब के लिए बहुत जगह क्या होता है कि इंग्लिश कंपलसरी आता है, आपको अगर इंग्लिश नहीं आता तो आपको जॉब नहीं मिलता। तो ये सब किसका देन है? अंग्रेज़ों का देन है भाई। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन कहते हैं ना कि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अपने अंग्रेजी छोड़ के गए। तो वही है कि उसी टाइम का अभी कंसिक्वेंसेस हम लोग हैं जो भुगत रहे हैं कि ना हम लोग हिंदी के रहे, ना हम लोग इंग्लिश के रहे हैं पूरी तरह से। और इंग्लिश अगर आपको फ्लुएंटली नहीं आता, बहुत जगह तो होता है कि इंग्लिश आने से ज़रूरी नहीं है, फ्लुएंटली आपको जब तक नहीं आता तब तक आपको जॉब नहीं देता, चाहे आप कितने भी कैपेबल हो, कितने भी टैलेंटेड हो। ठीक है, तो ये एक मानसिकता बन गया, एक सोच बन गया है लोगों का। और हिंदी जो इंग्लिश नहीं जानते, जो हिंदी सिर्फ जानते हैं, उनको नीची नज़र से देखना जाता है। शिक्षा प्रणाली की एक मुख्य कमजोरी थी आम जनता की शिक्षा की उपेक्षा। इसके कारण जन साक्षरता में गिरावट आई। तो इसका कमजोरी क्या था कि आम जनता की शिक्षा की उपेक्षा, इसके कारण जन साक्षरता में, जैसे लिटरेसी रेट में क्या हुआ, गिरावट आया। शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को अधिक महत्व देने के कारण शिक्षा के प्रसार में बाधा पहुंची। प्रारंभिक शिक्षा नीति की एक बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें लड़कियों की शिक्षा की अवहेलना की गई। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट ही नहीं किया गया। कंपनी ने प्रशासन ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की भी उपेक्षा की। तो कंपनी के प्रशासन क्या थे कि वो साइंस टेक वाले जो आपको जो टेक्नोलॉजी वगैरह के बातें हैं उसकी भी शिक्षा की उपेक्षा की थी। 1857 ईस्वी तक कोलकाता में, बम्बई, मद्रास केवल 3 ही मेडिकल कॉलेज थे। ठीक है, तो 1857 का जब क्रांति हुआ था उस टाइम तक क्या थे, देश में सिर्फ 3 ही मेडिकल कॉलेज थे, जबकि उच्चतर तकनीकी शिक्षा केवल एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में थी। ठीक है, रुड़की आपका उत्तराखंड में है। तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज और 3 मेडिकल कॉलेज थे 1857 तक। भारतीय द्वारा शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के प्रसार में भारतीय नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण के विरोध में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने ब्रिटिश शिक्षा परिषद की स्थापना की तथा राष्ट्रीय स्कूल एवं कॉलेज खोले। अब क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने अपना ये नीति से अपने एजुकेशन को, इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे थे,
तो क्या हुआ कि अब इसके नियंत्रण के और विरोध में स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे क्या किए कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की और उसके तहत क्या किया कि राष्ट्रीय नेशनल स्कूल और कॉलेज खोलना शुरू किए ताकि सभी को शिक्षा मिल सके, अपने भाषा में शिक्षा मिल सके। कालांतर में वाराणसी तथा अहमदाबाद में विद्यापीठ की और अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की थी। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से गांधी जी द्वारा तैयार तालम योजना, देखिए गांधी जी से रिलेटेड है, ऊपर से ये योजना ध्यान रखिएगा। तालम योजना के अनुसार स्कूल खोले गए। बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि तीसरे राष्ट्रपति थे, इस शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो तालम योजना ध्यान रखिएगा, गांधी जी से रिलेटेड है। इसने क्या किया कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये शुरू किया गया था। भारत में शिक्षा के सुधार से संबंधित प्रमुख आयोग एवं समिति। अब कौन कौन से सुधार किए गए शिक्षा के लिए और आयोग बनाए गए वो देखते हैं। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में शिक्षा के सुधार के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन आपका शिक्षा से रिलेटेड है। 1882 में तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में शिक्षा संबंधी प्रगति की समीक्षा करना था। ठीक है, कि हंटर कमीशन क्या कार्य था कि ब्रिटिश भारत में जो भी शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है उसका क्या करना था, एनालिसिस करना था कि भाई क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन था को अधिक व्यवहारिक करने का सुझाव दिया। उसका क्या कहना था कि प्रैक्टिकल हो थोड़ा प्राइमरी एजुकेशन। देसी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के साथ विशिष्ट शिक्षा को भी इसमें स्थान देने की वकालत की गई, जिसमें नैतिक शिक्षा जो मोरल एजुकेशन अभी स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, धार्मिक शिक्षा इत्यादि शामिल थे। ये सब कहा गया हंटर कमीशन में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। ये क्या कहता है, इससे पूर्व वर्ष 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। तो 2 में ही आपका विश्वविद्यालय आयोग गठित हो चुका था। अधिनियम आया 4 में। रैले आयोग के सुझाव के आधार पर यह अधिनियम पारित हुआ था। इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, जब ये अधिनियम आया तो कौन थे, वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के अनुसंधान तथा अध्यापन को व्यापक बनाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना शुरू हो गया था। ठीक है, 1913 की शिक्षा नीति संबंधी सरकार प्रस्ताव देश में शिक्षा के विस्तार की मांग और गोपाल कृष्ण गोखले के दबाव पर भारत सरकार ने वर्ष 1913 में शिक्षा नीति पर अपना प्रस्ताव पारित किया। 1913 का शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव देश में शिक्षा के विस्तार की मांग और गोपाल कृष्ण गोखले के दबाव पर भारत सरकार ने वर्ष 1913 में शिक्षा नीति पर अपना प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, ये किसके द्वारा हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयासों से हुआ था। इस प्रस्ताव के अंदर शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया। इस प्रस्ताव में पूर्व प्राथमिक विद्यालय के विकास के साथ उत्तर प्राथमिक विद्यालय यानी प्री प्राइमरी और पोस्ट प्राइमरी का निर्माण पर बल दिया गया। स्थानीय संस्थानों के प्रयासों से विद्यालयों की स्थापना का निर्देश दिया गया। सैडलर आयोग 1917 का गठन वर्ष 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इसका गठन क्यों किया गया था, कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्या के लिए। सैडलर आयोग ने स्नातक स्तर जो ग्रेजुएशन लेवल के पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, के विविध पहलुओं के विषय में अपना सुझाव प्रस्तुत किया था। सुझावों के आधार पर भारतीय शिक्षा में अनेक गुणात्मक परिवर्तन किए गए। तो सैडलर आयोग आपका किस लिए था, कोलकाता का यूवी यूनिवर्सिटी के लिए था आपका, और ये किस लिए सुझाव दिया, ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस को देखने के लिए। ठीक है, हॉलतेक समिति 1929 फिलिप जोसेफ हॉलतेक की अध्यक्षता में हॉलतेक समिति का गठन 1929 में किया गया। इस समिति ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की समस्याओं पर प्रकाश डाला। जो भी प्राइमरी लेवल पे आपका जो भी शिक्षा में समस्या होती थी उस पर प्रकाश डाला। हॉलतेक समिति ने स्वदेशी भाषा साहित्य तथा इतिहास का ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया।
स्वदेशी भाषा पर कौन ये किया था? हौदेक समिति थी। और इतिहास का ज्ञान भी देने के पर बल दिया था। प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर भी बल दिया कि भाई फुल ट्रेंड टीचर आपको पढ़ाए, इस पर ध्यान दिया जाए। शिक्षण सामग्री के अभाव को चिंताजनक माना गया। सर्जेंट आयोग 1944 में तैयार किया गया। इसका उद्देश्य 40 वर्षों में भारत को पूर्णतः साक्षर बनाना था। ठीक है, सर्जेंट आयोग का उद्देश्य क्या था कि 40 वर्ष में भारत को फिर से पुनः साक्षर बनाया जाए। इस योजना में देश भर में विद्यालयों को जाल फैलाने पर बल दिया गया कि पूरे आपको इंडिया में आपके पूरे ये हो स्कूल बन जाए। सर्जेंट आयोग का औपचारिक नाम भारत में युद्ध उपरांत शिक्षा विकास पर सर्जेंट कमीशन किया गया। इसमें क्या किया गया कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री एजुकेशन देने पर बल दिया गया था। तो पहली बार ये कब किया गया? सर्जेंट आयोग योजना के तहत किया गया 1944। ठीक है, जो कि अभी आपका ये क्या उसको बोलते हैं आपका नीति निदेशक तत्व में भी है ये आपको। ठीक है।